हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तो रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का आज 109वां दिन है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने इस आंदोलन को लगातार तेज करने की रणनीति अपनाई हुई है और किसान लगातार आगे की रणनीतियां तय करते हुए नजर आ रहे हैं। नई रणनीति के तहत 15 मार्च से लेकर 28 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके तहत 15 मार्च को किसान कॉरपोरेट विरोधी दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन किसान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ एक कन्वेंशन की जाएगी। फिर 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस मनाया जाएगा और इस दिन FCI और खेती बचाओ के तहत मंडियों में किसान प्रदर्शन करेंगे। 23 मार्च को शहीदी दिवस के मौके पर युवा किसान बॉर्डर पर धरना देंगे। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसके बाद 28 मार्च को होलिका दहन के दिन किसान तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध व्यक्त करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में खड़ी फसलों को जोतने की आग की लपटें अब पलवल जिले तक आ पहुंची हैं। शुक्रवार को जनौली गांव में 2 किसानों ने 6 बीघा खड़ी गेहूं की फसल को पूरी तरह से जोतकर नष्ट कर दिया। हालांकि जब इसकी सूचना धरने पर बैठे किसानों को मिली तो किसानों की कमेटी के सदस्य किसानों को समझाने के लिए जनौली गांव पहुंचे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी किसान हरिराम और अतीत तेवतिया के फसल जोतते हुए ट्रैक्टर को वो नहीं रोक सके। करनाल के निसिंग में किसानों की ओर से नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गौंदर के कार्यक्रम का काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। दरअसल गौशाला के इस कार्यक्रम में विधायक को पहुंचना था, पर स्थिति का अंदाजा होने के चलते वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद से किसानों में और ज्यादा गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि बीजेपी, जेजेपी और जिन निर्दलीय विधायकों ने किसानों का समर्थन नहीं किया, उनका विरोध किया जाएगा। उधर झज्जर में भी बीजेपी, जेजेपी नेताओं के प्रोग्राम का हजारों किसानों ने इकट्ठा होकर विरोध किया और इसी बीच किसानों ने ऐलान किया था कि बीजेपी, जेजेपी नेताओं के प्रोग्राम का विरोध किया जाएगा। इस दौरान चाहर खाप समेत तमाम खापे और महिला किसान भी एकत्र हुई। कुरुक्षेत्र में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के जन्मदिवस के कार्यक्रम का भाटियों कार्यकर्ताओं ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर विरोध किया। इस दौरान नेताओं को किसान नेताओं के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। कृषि कानूनों के खिलाफ टीकरी बॉर्डर पर डटे किसान अपने मजबूत इरादों के साथ बॉर्डर पर बने अपने आशियानों को भी मजबूती दे रहे हैं। बहादुरगढ़ बाईपास पर सेक्टर 13 पर किसानों के लिए पक्के कमरे बनाए जा रहे हैं। दादरी के पातवास गांव की ओर से बनाए जा रहे कमरे पूरी तरह से पक्के मकान की तरह ही बनाए गए हैं, जो हर मौसम को बखूबी झेल सकते हैं। आंदोलन के दौरान लगाए गए टेंट आंधी की वजह से फट गए थे, जिसके बाद यहां पक्के ठिकाने बनाने का फैसला लिया गया है। किसानों का कहना है कि वो अपनी मांग को लेकर लंबी लड़ाई के साथ तैयार है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वो कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले तमाम नेताओं का विरोध करेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच किसानों के लिए टिकरी बॉर्डर पर गन्ने का लंगर भी लगाया गया है। दरअसल पिहोवा के किसान रस निकालने के लिए कोल्हू की मशीन लेकर आए हैं, जिसके बाद एक साथ हजारों गन्ने का जूस निकाला जा रहा है। किसानों को गन्ने का जूस उपलब्ध कराया जा रहा है और इस दौरान किसानों ने ये कहा है कि खेत हमारा, गन्ना हमारा और किसान भी हम हैं और वो कृषि कानून रद्द करवाकर ही दम लेंगे। वहीं किसानों ने बताया कि संघर्ष लंबा है, इसीलिए पक्के आशियाने बनाए जा रहे हैं। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के दौरान महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में महिला विधायकों के ट्रैक्टर खींचने का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नोटिस भेजा है। आयोग ने हुड्डा से पूरे मामले में 3 दिन का स्पष्टीकरण मांगा है।
कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार और प्रशासन जुटा हुआ। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया हुड्डा डिस्पेंसरी पहुंचे और कोविड वैक्सीन लगवाने वालों से बातचीत की और केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कटारिया ने कहा कि कोविड को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। भारत से वैक्सीन कई देशों को एक्सपोर्ट हो रही है। उन्होंने 15 मार्च को वैक्सीन डे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की और कहा कि 15 मार्च को प्रदेश में 1 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रतनलाल कटारिया ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बजट को खोदा पहाड़ निकली चूहिया पर कहा कि हुड्डा अब डगमगा चुके हैं। उनका अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है। मनोहर सरकार का बजट हरियाणा को प्रगति की राह पर अग्रसर करने वाला बजट है। फरीदाबाद की फल और सब्जी की डबुआ मंडी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहां दुकानों के अलॉटमेंट को लेकर बड़ा घपला सामने आया है। यहां छोटे दुकानदारों का यह आरोप है कि प्रशासन की ओर से डबुआ मंडी में साल 2019 में छोटे दुकानदारों को जगह अलॉट की गई थी, लेकिन मंडी में जिन लोगों को जगह मिली वो ना तो सब्जी बेचने वालों में से हैं और ना ही उनका दूर दूर तक इस मंडी से कोई वास्ता रहा है। इन जगहों के जो असली हकदार हैं वो आज भी यहां से 7 से 10 हजार रुपए महीने का किराया देकर अपनी दुकान चला रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को ये जगह अलॉट की गई है उन्होंने जगह किराए पर चढ़ा दी है। फरीदाबाद में बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से गेहूं की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ। खेतों में खड़ी फसल तेज हवा की वजह से गिर गई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदकर फसल बोई थी, लेकिन कुदरत के कहर ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया है, तो उनका घर का खर्च कैसे चलेगा। पूरे प्रदेश में फसल की कटाई चल रही है, लेकिन कल अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से नांगल चौधरी के किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश में खेतों में खड़ी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। इन दिनों सरसों की फसल की कटाई चल रही है और गेहूं की फसल कटने को तैयार हुई है, पर कल हुई बारिश ने किसानों की तैयार फसल पर पानी फेर दिया है। अब किसान सरकार से मुआवजे की आस में बैठे हैं कि किसी तरह उनके परिवार का पालन पोषण हो जाए और बैंक से लिया लोन वो चुका सकें। हरियाणा बजट पर सरकार के मंत्री से लेकर विपक्ष तक लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और शनिवार को कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल रेवाड़ी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बजट को लेकर कई बातें कही। बजट की तारीफ करते हुए बनवारी लाल ने कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में स्वास्थ्य, कृषि और प्रदेश के विकास को ज्यादा से ज्यादा महत्वता दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष का यही काम है और अविश्वास प्रस्ताव से कांग्रेस को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। सफेदों में महिला बैंक कर्मचारी के साथ एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और कहेंगे कि इंसानियत आखिरकार है कहां। जानकारी के अनुसार महिला कर्मचारी की जहर के प्रभाव से शुक्रवार रात पानीपत के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने पति पर ही जहर देने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता का कहना है कि वो लगातार ससुराल पक्ष की ओर से प्रताड़ित की जा रही थी और शहर थाना में पुलिस पर उन्होंने ये कहा कि वो पति ननंद पर जबरदस्ती जहर देने के मारने के मामले में केस दर्ज करें। सोनीपत में फायरिंग की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और ताजा मामला इसी बीच यहां खरखोदा विधानसभा क्षेत्र के गांव गोपालपुर से सामने आया है, जहां एक घर में शादी थी और यहां शादी समारोह का संगीत चल रहा था, जहां गांव के एक युवक ने आकर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दुल्हन समेत 3 लोगों को गोलियां लगी हैं, जिसमें उपचार के लिए उन्हें रोहतक पीजीआई भेजा गया है। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना खरखोदा थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग को अंजाम क्यों दिया गया, ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। प्रदेश में दिन प्रतिदिन लूटपाट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये मामले साफ तौर पर पुलिस के सुस्त रवैये को दिखाते। ताजा मामला बल्लभगढ़ से सामने आया, जहां एक स्कूल कर्मचारी करीब 4,82,000 की रकम लेकर जा रहा था, लेकिन बीच में गली में बाइक सवार लुटेरों ने गाड़ी को रोककर और कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर पैसों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
सोनीपत नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने वाले बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी। क्षेत्र में करीब 500 डिफॉल्टर ऐसे हैं जिन पर 1-1 लाख से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है और बार-बार नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है। अब तक इन डिफॉल्टर लोगों की प्रॉपर्टी को सील करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इसके लिए 5 टीमों का गठन कर दिया है। अगले सप्ताह से बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। साल 2010 से 2021 तक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 2017 तक 25% टैक्स और पूरे ब्याज की छूट मिलेगी। इसके साथ ही उसे चालू वित्त वर्ष पर 10% की छूट दी जाएगी। विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उन उपभोक्ताओं को 10% छूट दी जा रही है जिन्होंने अपना वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 का प्रॉपर्टी टैक्स वर्ष जुलाई में भर रखा है। ऐसे में डिफॉल्टर लोगों को 31 मार्च तक छूट देने का मौका दिया गया है। गुरुग्राम नगर निगम लीज पर दी गई 1053 दुकानों को सेल करेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से एक पॉलिसी तैयार की जा रही है। हालांकि पहले भी इस बारे में एक पॉलिसी तैयार की गई थी, लेकिन पॉलिसी में कई तरह की खामियां होने के चलते उसे लागू नहीं किया जा सका। अब संशोधन के बाद ये लागू होगी और उसके बाद गुरुग्राम ही नहीं प्रदेश के अन्य निकायों के अधीन सरकारी दुकानों को भी बेचा जा सकेगा। पानीपत के मोहाली गांव में साइड न देने पर एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। मिली जानकारी के अनुसार युवक निम्बरी गांव का रहने वाला है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पीड़ित का कहना है कि वो अपनी बेटी को मोहाली गांव स्कूल से लेने जा रहा था। उसके पीछे एक कार आ रही थी और उस कार में दूसरे गांव के शराब के ठेकेदार के साथ कुछ लोग मौजूद थे। साइड न मिलने पर कार सवार ठेकेदारों ने उससे मारपीट करना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद अन्य बाइक सवार व्यक्ति भी वहां पहुंचकर लाठी डंडों से जयकरण की दोनों टांगे तोड़ डाली और वहां झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। एपीएमसी कानून में संशोधन के मुद्दे पर विधानसभा ने विधायकों की कमेटी गठित की। आपको बता दें कि एपीएमसी एक्ट के संशोधन 6 के सब सेक्शन 7 और सेक्शन 42 में संशोधन हो सकता है। धारा 42 के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद को सिविल कोर्ट के बाहर अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। संशोधन के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद को सिविल कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जा सकेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कमेटी बनाने की घोषणा की थी और विधायक किरण चौधरी, अभय सिंह यादव, रामकुमार गौतम, भारत भूषण बत्रा, सुधीर कुमार सिंगला इस कमेटी के लिए नामित है। हिसार में मिड डे मील वर्कर ने बकाया वेतन और भत्ते के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। वर्कर्स ने पक्के रोजगार और न्यूनतम वेतन मूल्य के लिए मांग की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव विजय भगवान ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो कर रही है, लेकिन इन वर्करों की बात नहीं सुनी जा रही है। देश के 25 लाख मिड डे मील वर्कर्स को भूखमरी की कगार पर छोड़ रखा है। लंबे वक्त से मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की दोपहर हिसार रोड स्थित पंजाब पैलेस में शनिवार को बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक में 22-23 मार्च को सिरसा में होने वाले द्विवार्षिक सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ बिजली निगम के टुकड़ों में निजीकरण जो हो रहा है उसको लेकर भी विरोध व्यक्त किया गया और कहा गया कि सरकारी नग क्षेत्रों का निजीकरण न करे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खंभे और अन्य उपकरण कर्मचारियों से बनवाए जाने के साथ ही एक्स ग्रेशिया सहित अन्य मांगों को लेकर यह विचार विमर्श किया गया। गुरुग्राम में कोरोना की एंट्री को 1 साल हो गया है। 1 साल में हजारों लोगों ने कोरोना को मात दी, कई ने अपनी जान भी गंवाई है। साइबर सिटी ने आज के दिन ही पहला केस दर्ज किया था। इस दौरान मलेशिया से लौटी छात्रा में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। आंकड़ों की बात करें तो साइबर सिटी में जहां 1 साल के दौरान जारी आंकड़ों में 359 संक्रमण से जूझते मरीजों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं 59,698 मरीजों में कोरोना संक्रमण दर्ज किया गया था। इन आंकड़ों के हिसाब से 58,788 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। गोहाना शहर में लगने वाले जाम से निपटने के लिए अधिकारियों ने कमर कस ली है। जाम से निजात दिलाने के लिए गोहाना पुलिस ने अवैध तरीकों से सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। गौरतलब है कि शहर में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। अतिक्रमण के चलते जाम लगातार बना रहता है, जिसके बाद गोहाना के एसडीएम परमजीत ने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के साथ साथ गोहाना पुलिस को भी आदेश दिए हैं कि सड़क के बीच में अवैध तरीके से गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके चालान किए जाए, ताकि शहर को जाम से मुक्त कराया जा सके।
सिरसा में भी आमजन को महंगाई का झटका लगा है। जानकारी दे दें कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट का चार्ज बढ़ा दिया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए की जगह 30 रुपए में मिलेगा, यानी लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट के लिए पहले के मुकाबले अब 3 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे। उधर लोगों ने रेलवे की ओर से प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में इजाफा करने पर नाराजगी जाहिर की है। कैथल में आरटीओ की लोकेशन शेयर करने के मामले में सरकारी गाड़ी के 2 चालक गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि 20 जनवरी की रात को आरटीओ की गाड़ी कैथल जींद हाईवे पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक बाइक सवार उनकी गाड़ी का पीछा कर उनकी लोकेशन को शेयर कर रहा था। शक होने पर चेकिंग की टीम ने युवक को काबू किया और जांच के दौरान पता लगा था कि वो व्हाट्सएप के जरिए तमाम सूचनाएं भेज रहा था। युवक मोबाइल के जरिए ओवरलोड वाहन के चालकों को आरटीओ की टीम की लोकेशन शेयर कर रहा था ताकि ओवरलोड वाहन दूसरे रास्तों से निकल सके। इस मामले में 6 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बल्लभगढ़ के गांव सीकरी और झाड़ सेतली में एनएचआईए की ओर से 2 पुलों का निर्माण किया गया है, जिसका अभी उद्घाटन भी किया गया था। दरअसल पुल के नीचे सर्विस रोड पर जिन लोगों ने हाईवे से मुआवजा ले लिया था, उन्हीं लोगों ने दोबारा से अपनी दुकानें तैयार कर ली और लाखों रुपए कमा रहे हैं। गांव सीकरी निवासी श्रीपाल तेवतिया ने बताया है कि एनएचआईए से अपनी जमीन का मुआवजा लेने के बाद भी दुकान बनाकर खड़ी कर दी है, जो कि सरकारी जमीन पर है, जिसकी अधिकारियों को शिकायत भी दी गई, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार ने 2 एसएचओ और 1 एसआई का तबादला किया है। वहीं अब रुपेश चौधरी रतिया सिटी थाना प्रभारी होंगे और कुलदीप गढ़वाल सीआईए प्रभारी का पदभार संभालेंगे। गुरुग्राम से बिजली गिरने का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां बारिश के दौरान एक पेड़ के नीचे खड़े 4 लोगों के ऊपर बिजली गिरने से 4 लोग घायल हो गए। ये मामला सेक्टर 82 वाटिका के सिग्नेचर विला का है, जहां शुक्रवार की शाम हल्की बूंदाबांदी के दौरान वहां काम कर रहे 4 माली एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, तभी उन पर आसमानी बिजली गिर गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और सीसीटीवी का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 4 माली एक साथ जमीन पर गिरते देखे जा सकते हैं। 4 को गंभीर स्थिति में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के पारेलू गांव के मारकंडा नदी में बम के पुराने शेल मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जो वस्तु बम की तरह लग रही है, एक्सपर्ट जांच के बाद ही इसके आधार पर कुछ कहा जा सकता है कि ये कहां इस्तेमाल किए जाते हैं और यहां पर कैसे पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मिले शेल को डिफ्यूज करते हुए एक शेल में ब्लास्ट हो गया, जबकि दूसरे शेल को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस समय बम के आसपास कोई भी नहीं था। प्रदेश में दिन प्रतिदिन लूटपाट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये मामले साफ तौर पर पुलिस के सुस्त रवैये को दिखाते। ताजा मामला शहर के गत दिवस बालाजी पब्लिक स्कूल का है। स्कूल का एक बैंक कर्मचारी बैंक से पैसे लेकर स्कूल की ओर जा रहा था, लेकिन उसी बीच लुटेरों ने उसकी कार पर हमला किया और उसकी आंखों में मिर्च डालकर उससे 28,000 रुपए हड़प लिए। स्कूल प्रशासन ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश में जुटी हुई है। कैथल के साई कॉलोनी में एक टीचर ने बीते दिनों कहासुनी पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसको लेकर पुंडरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल 2 दिन पहले हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी निर्मल कुमार ने बताया कि पुंडरी पुलिस ने आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। साथ ही कोर्ट से अपील भी की जाएगी कि उन्हें जयप्रकाश का रिमांड दिया जाए, ताकि उनसे वे हत्याकांड में शामिल किए गए हथियारों को बरामद कर सकें। करनाल के नलीपार गांव की एक 12वीं कक्षा की छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। छात्रा ने गेहूं में रखी सल्फास की गोलियां खा ली थी। परिजनों को पता चलते ही युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से उसे कल्पना चावला अस्पताल में रेफर कर दिया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों का कहना है कि युवती काफी समय से परेशान थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। बहरहाल पुलिस को सूचना मिलते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। शुक्रवार को डुबवाली के राजकीय स्कूल के प्रिंसिपल ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शव के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें प्रिंसिपल ने 5 लोगों के नाम लिखे हैं।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार प्रिंसिपल ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते खुदकुशी की। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। 24 घंटे में 424 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 72 और करनाल से 96 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र से 52 और अंबाला से 40 नए मामले सामने आए। इसी के साथ पंचकुला से 62 और यमुनानगर से 33 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3073 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,74,265 के सामने आ चुके हैं। दिन में 275 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और अब तक 2,68,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो चुके हैं। फतेहाबाद के राजमंडी में नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और चैंपियनशिप में कई राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। फतेहाबाद में 15 मार्च तक ये चैंपियनशिप चलेगी। चैंपियनशिप का आयोजन कर रही इंडियन वुशु एसोसिएशन कोरोना नियमों का पालन करती नजर नहीं आ रही है। दरअसल खिलाड़ियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से मास्क इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। एसोसिएशन के सीईओ सोहेल अहमद ने बताया कि उनकी ओर से कोरोना को लेकर पूरी गाइडलाइन जारी की गई है। इस चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी चाइना में होने वाली यूथ एशियन गेम्स में भी हिस्सा लेंगे। देश और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब पुलिस ने मास्क न पहनने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। भिवानी पुलिस ने शनिवार को बिना मास्क के गाड़ी चलाने वाले लोगों के चालान काटने का विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने मास्क न लगाने वाले लोगों के चालान किए, साथ ही लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यमुनानगर जिला प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। इसके तहत घर घर जाकर अब लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही 15 मार्च को वैक्सीन डे को लेकर भी यहां लगातार प्रशासन सख्ती बरत रहा है, जिसको लेकर जिले में 50 सरकारी सेंटर और 20 निजी केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकारी सेंटरों में ये वैक्सीनेशन फ्री में होगा, लेकिन निजी में 250 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जाएगा। अब तक 21,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रशासन की ओर से चलाई जा रही इस अभियान का पार्षदों ने भी समर्थन किया, सराहना की है। पार्षदों ने भी कहा है कि हम लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करेंगे। द्वारा में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के लिए शहर के नागरिक अस्पताल और सत्संग भवन में कैंप लगाकर वहां पहुंच रहे हैं। ये कैंप रोटरी कैंप की सहायता से लगाए जा रहे हैं। कैंप में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोरोना के निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगभग 1 घंटे में 70 मिनट में 70 टीके लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके साथ ही टीकाकरण के बाद कैंप में ही 30 मिनट तक आराम करने के भी इंतजाम करे हुए हैं। अब मरीजों को कोरोना की रिपोर्ट के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दरअसल अंबाला में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अब हर व्यक्ति मोबाइल फोन पर ही देख सकेगा और डाउनलोड कर सकेंगे। ये रिपोर्ट अधिकारी के साइन से अटेस्ट होगी। कोविड रिपोर्ट को मेडिकल रूप में भी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर सरकारी विभागों में छुट्टी के लिए या फिर अन्य जगह यहां पर कोरोना रिपोर्ट मांगी जाती है, वहां पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए व्यक्ति को कोविड-19 रिपोर्ट SEM B पर जाकर अपनी ICMR ID डालनी होगी और जो उसे सैंपल के समय पर दी जाएगी। रिपोर्ट साइट पर टेस्ट करवाने के लिए 24 से 36 घंटे में अपलोड कर दी जाएगी। बता दें अंबाला में इस पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी ट्रेन के कोच में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दरअसल शताब्दी ट्रेन के एक कोच C5 में आग लगी है। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। बताया जा रहा है कि डोईवाला के करीब जंगल में आग लगी थी और ट्रेन का एक कोच हरिद्वार में ही खाली हो जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदुराव अस्पताल में लैब टेक्नीशियन स्वर्गीय राकेश जैन के परिवार से मुलाकात कर 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा की है। इंदिराव अस्पताल में तैनात लैब टेक्नीशियन राकेश जैन भी लोगों को सेवा देते हुए कोरोना से संक्रमित हुए, फिर उनका देहांत हो गया और आज उनके परिवारों से मिलकर
सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें 1 करोड़ की सहायता प्रदान की। बेंगलुरु में ऑनलाइन फूड डिलीवरी को लेकर उठे सवाल के बीच डिलीवरी बॉय का बयान सामने आया। डिलीवरी बॉय का कहना है कि ऑर्डर लेट होने की वजह से महिला ने पहले उसके साथ बदतमीजी की, फिर जब वो उससे हाथापाई करने लगी तो महिला की रिंग महिला के नाक पर लगी थी, जिससे उसका खून बहने लगा था। इससे पहले हितेशा चंद्राणी नाम की युवती ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया था कि ऑर्डर लेने से मना करने पर फूड डिलीवरी बॉय ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी नाक पर चोट लग गई थी और खून बहने लगा था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी दें कि यहाँ एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है और गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ ये कार्रवाई की गई।